Hello friends, in this video we will talk about George Bernard Shaw, one of the famous writer of modern age. We are discussing the writers of modern age and this is our second video on George Bernard Shaw. तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं. He was born in 1856 and he was died in 1950 and he got Nobel Prize and Oscar प्राइज, दोनों प्राइजेस इनको मिले थे. तो ये आपको याद रखना है, इग्नोर नहीं करना है. लाइफ के बारे में हमने कल इनका डिस्कस कर लिया था. द फर्स्ट वर्क विडोवर्स हाउस इज आल्सो कंप्लीटेड. तो इसमें अनप्लीजेंट 3 प्लेस है जिनको इन्होंने अनप्लीजेंट लिखा है. अनप्लीजेंट मतलब मैंने तो ऑडियंस को खुश करने के लिए नहीं बनाया, एक सोशल इश्यूज़ को लेके बनाया, तो उसे इन्होंने अनप्लीजेंट कहा है. तो ये 3 प्लेस इन्होंने सोशल इश्यूज़ पे बात करी है, इसीलिए इन्होंने बोला है कि मैं ऑडियंस तुम्हें खुश नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं तुम्हें जागरूक कर रहा हूँ. तो अनप्लीजेंट प्लेस इसीलिए इन्होंने लिखा है विडोवर्स हाउस. फर्स्ट इनका वर्क है, ये याद रखना है. द आर्म्स एंड द मैन, ये इनका सेकेंड वर्क है. एंड वर्जिल एनियार्ड से इन्होंने लैटिन से ये वर्क, इसका जो टाइटल है वो लिया है. द नेक्स्ट इज द डेविल्स डिसिपल, इनका थर्ड वर्क है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का. द मैन ऑफ डेस्टिनी इज द फोर्थ वर्क जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का. यू नेवर कैन टेल. तो वी हैव कंप्लीटेड इन आवर यस्टरडे वीडियो टिल यू नेवर कैन टेल तक हमने कल कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे इनके आगे के जो राइटिंग्स है वो सीजर एंड क्लियोपेट्रा. सीजर एंड क्लियोपेट्रा नाम सुना सुना लग रहा है ना, शेक्सपियर की राइटिंग है ये, सीजर एंड क्लियोपेट्रा. तो इन्होंने भी सेम टाइटल लिया है, सीजर एंड क्लियोपेट्रा. इट वाज पब्लिश्ड इन 1898 में पब्लिश हुआ था. इट इज़ ए हिस्टोरिकल नॉवल. अभी हिस्ट्री, सीजर एंड क्लियोपेट्रा तो हिस्ट्री में थे ना, कि वो इजिप्ट में थे, तो उसी हिस्ट्री की बात यहाँ पे हो रही है, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल नॉवल बोला जाता है. इट शोज़ द रिलेशन बिटवीन सीजर एंड क्लियोपेट्रा. तो ये पूरी जो स्टोरी है इनकी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, वो इन दोनों की मीटिंग के ऊपर है. सीजर की मीटिंग क्लियोपेट्रा से जब होती है. 4 एक्ट प्ले है ये, आपको याद रखना है. सेटिंग है इसकी एंशिएंट इजिप्ट. अब इजिप्ट में थी क्लियोपेट्रा, तो सेटिंग कहाँ की है, एंशिएंट इजिप्ट की. तो ये मेन पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं. सीजर एंड क्लियोपेट्रा रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ओके, तो ये शेक्सपियर ने भी लिखा है. मॉडर्न एज का राइटर्स आए तो आपको इनके बारे में लिखना है. अगर आपको मॉडर्न एज के राइटर नहीं तो आप शेक्सपियर का नाम लोगे, ना कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का. तो याद रखना है टाइम पीरियड 1898 की बात हो रही है, ना कि 1500 की बात हो रही है. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट वर्क कैंडिडा. द नेक्स्ट वर्क इज कैंडिडा. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1898 में पब्लिश हुआ था. एंड ये कॉमिक प्ले है. कॉमेड रॉन्ग लिखा है, कॉमिक कॉमेडी है ये. पार्ट ऑफ प्ले प्लीजेंट. तो अनप्लीजेंट का मतलब है कि पब्लिक को, ऑडियंस को खुश करने के लिए नहीं है, लेकिन ये पार्ट ऑफ प्ले प्लीजेंट तो मतलब कि ऑडियंस के लिए बनाया गया है. इट इज़ अबाउट ए क्लर्जी मैन जेम्स मॉरल. तो ये स्टोरी है किसकी, क्लर्जी मैन की, जो जिनका नाम है जेम्स मॉरल. एंड द वाइफ ऑफ हिम इज कैंडिडा, और उनकी जो वाइफ है जिनका नाम है कैंडिडा. एंड दिस लेडी कैंडिडा इज लव बाय अनदर यूथफुल पोएट नेम इज इग्वेन मार्चबैंक्स. तो इनको एक पोएट भी प्यार करता था जिसका नाम है इग्वेन मार्चबैंक्स, हु ट्राइज टू विन कैंडिडास अफेक्शन, जो कैंडिडा का अफेक्शन अपनी तरफ खींचना चाहता था. मेन थीम इस फेमिनिज्म का मेन थीम है, और इसमें कैंडिडा जो है वो 2 जनों के बीच में फंसी हुई है. एक अपने हस्बैंड और वो एक अपने लवर, दोनों की बात इसमें होती है. तो कैंडिडा को चूज़ करना है हु इज़ द बेटर. तो वो इसमें स्टोरी यही चलती है कि पोएट उसको कन्विंस करने में लगा हुआ है, अपनी तरफ उसका अफेक्शन करने में लगा हुआ है, और कैनेडा अपने जो हस्बैंड है उनसे भी प्यार करती है, और पोएट है उसकी तरफ भी आकर्षित हो जाती है. तो ये स्टोरी है कैंडिडा की, आपको याद रखना है. रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. द नेक्स्ट इज मैन एंड सुपरमैन. मैन एंड सुपरमैन हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो डिटेल में भी हम इन सारे जो वर्क्स हैं उनको डिटेल में भी करेंगे, लेकिन अभी ये नीड नहीं है कि हम इनको अभी डिटेल में करें. पहले हमें पता तो हो कि कौन से राइटर ने क्या क्या लिखा है और
किस किस टॉपिक पे लिखा है। जो भी इनकी राइटिंग्स होगी, जो हमें लगेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवानी ज़रूरी है, जो नॉवेल्स है, जो प्लेस है, जो ड्रामा है, वो हम डिटेल में भी उनके लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपको ज़रूरी है, तो उतना इसमें वीडियोस में आपको दिया जा रहा है। बहुत सोच समझ के, बहुत शॉर्टकटिंग करके ये वीडियोस बनाई जाती है, ताकि आपको बहुत लेंदी भी ना हो और आपको सारा कवर भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैन एंड सुपरमैन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1903। तो पब्लिश हुआ था ये 1903 में। 4 एक्ट ड्रामा है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डॉन जुआन थीम। तो डॉन जुआन थे ना, जो वुमेनाइजर थे, आकर्षित करते थे, लड़कियों के साथ खेलते थे, उनकी जो थीम है उसी पे बेस्ड है। ही वॉज ए वुमेनाइजर। तो डॉन जॉन कौन थे? वुमेनाइजर थे, हु यूज टू मेक लव विद डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स। तो वो दूसरी लड़कियों के साथ प्यार के चक्कर में रहते थे। एंड इन दिस वर्क मैन एंड सुपरमैन ही रिवर्स द थीम। और इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने रिवर्स कर दिया है वही थीम। एंड इन दिस मैन क्विस्ट फॉर लव, बट शॉ रिवर्स द थीम। इसमें भी क्विस्ट फॉर लव है, लेकिन शॉ ने क्या किया? रिवर्स कर दिया। एंड द कैरेक्टर ऑफ डॉन जॉन एंड दिस मैन जॉन टेनर ट्राइज टू वॉट द एडवेंचर ऑफ ए सीड्यूसर हुज नेम इज एन वाइटफील्ड। इसमें क्या है? सीड्यूसर कौन है? वाइटफील्ड है, जो आदमियों के साथ, जो जेंट्स होते हैं उनके साथ उनको सिड्यूस करने की कोशिश करती है। एंड दिस लेडी एंड वाइटफील्ड ट्राई टू सिड्यूस जॉन टैनर। तो ये जॉन टैनर को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। एंड ही ट्राइज टू अवे फ्रॉम द लेडी एंड वाइटफील्ड। और वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है। कौन? जॉन ट्रेनर। ओके, टेनर। एंड टेनर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्रीम फ्रॉम मोजार्ट ओपेरा। तो ये आपको ये लाइन याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि इम्पॉर्टेंट ड्रीम किसको आई थी मैन एंड सुपरमैन में? तो वो है मोजार्ट ओपेरा डॉन गियोवनी। मोजार्ट ओपेरा डॉन जियोवनी, ये ड्रीम उनको आई थी, टेनर को। ओके, तो टेनर को ये ड्रीम आई थी, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में। मैन एंड सुपरमैन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो किसको हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। बर्नार्ड शॉ आइडिया ऑफ लाइफ फोर्स इज फर्स्ट शोन इन दिस प्ले। द नेक्स्ट इज मैन एंड सुपरमैन में क्या ये बर्नार्ड शॉ का फर्स्ट आइडिया लाइफ फोर्स हुआ था? तो लाइफ फोर्स तो इसमें है, ये तो दिख ही रहा है कि कैरेक्टर दूसरे को फोर्स कर रहा है, लाइफ फोर्स इसमें दिखता है। एंड वुमन परस्यूड ऑफ हर मेड। द नेक्स्ट इज ए प्ले हुज थर्ड एक्ट डॉन जुआन इन हेल इज बोथ अनकन्वेंशनल एंड हिलेरियस। तो आंसर क्या है? ये तीनों चीज़ें किसकी है? कौन से प्ले की है? बेस्ट डिस्क्राइब कौन से प्ले को कर सकते हैं हम इसमें? मैन एंड सुपरमैन में। तो ये तीनों ही चीज़ें मैन एंड सुपरमैन की है। ओके, तो ये प्ले हुज थर्ड एक्ट में डॉन जुआन इन हेल इज बोथ अनकन्वेंशनल एंड हिलेरियस। तो ये भी डॉन जुआन मैन एंड सुपरमैन में है। तो द आंसर इज द प्ले इज मैन एंड सुपरमैन। ओके, तो नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं। मैन एंड सुपरमैन के बाद में द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स। आज सुबह से इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इसीलिए वीडियो लेट हो गई बनाने में। तो इसीलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग में भी अभी टाइम लगेगा, तो वीडियो थोड़ी सी लेट आपके पास पहुँचेगी। तो स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट वर्क, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स। अब डार्क लेडी भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये चीज़ें देखो, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, डार्क लेडी। तो डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स कहाँ पे सुना था हमने? शेक्सपियर। सीजर एंड क्लियोपेट्रा कहाँ से सुना था? शेक्सपियर। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की मोस्टली जो राइटिंग्स है वो शेक्सपियर कहीं ना कहीं उसमें दिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1910 में पब्लिश हुई थी। इन दिस आल्सो अगेन वी हैव विलियम शेक्सपियर कमिंग। तो इसमें भी फिर से विलियम शेक्सपियर आ जाते हैं। एंड विलियम शेक्सपियर इंटेंडिंग टू मीट द डार्क लेडी। तो विलियम शेक्सपियर क्या है? हमें अपनी राइटिंग्स में एक डार्क लेडी का जिक्र करते थे। तो हु एक्सीडेंटली एनकाउंटर क्वीन एलिजाबेथ वन एंड अटेम्प्ट्स टू परस्यूड हर टू क्रिएट ए नेशनल थिएटर। तो वो आती है, एक्सीडेंटली उनके पास आती है और उनको बोलती है क्रिएट ए नेशनल थिएटर, एक नेशनल थिएटर बनाने के लिए। दिस वाज बेसिकली रिटन एज ए पार्ट ऑफ कैंपेन
टू क्रिएट ए शेक्सपियर नेशनल थिएटर। तो ये कैंपेन की तरह चलाया था कि भैया इलिज़ाबेथ वन आ गई, बोल रही है कि भैया जो थिएटर है नेशनल थिएटर बनाओ। तो एक कैंपेन नहीं चला देते कि कई बार, हाँ, स्वच्छता के लिए भाई ये जना बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो उसी टाइप से कि मोटिवेट करने के लिए, और नेशनल थिएटर ताकि आर्टिस्ट को भी जॉब मिले, जो बंद हो चुके थे थिएटर्स वो फिर से रीओपन हो। तो उसके बिहाफ पे ये एक थोड़ा कैंपेन के दौर पे इन्होंने ये लिखा था। तो नेशनल थे, इट इज़ अ शॉर्ट कॉमेडी, ये एक शॉर्ट कॉमेडी है। एंड 16th सेंचुरी व्हाइट हॉल पैलेस जो इसकी सेटिंग है, लंदन और इंग्लैंड की इसकी सेटिंग है। तो व्हाइट हॉल पैलेस की इसकी सेटिंग है, आपको सेटिंग भी याद रखनी है। तो देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रखा है। द क्वेश्चन इज डार्क लेडी ऑफ ए सोनेट इज ए शॉर्ट कॉमेडी बाय। डार्क लेडी ऑफ ए सोनेट इज ए शॉर्ट कॉमेडी बाय। तो आंसर आप सभी को पता है, आंसर इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है ये। ओके, द नेक्स्ट इज पैग्मेलियन। द नेक्स्ट इज पैग्मेलियन। ओके, तो 10 राइटिंग्स आज करेंगे, बाकी के इनकी 5 जो 6 राइटिंग्स है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट इज पैग्मेलियन एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1912। ये पब्लिश हुई थी 1912 में। ये भी एक कॉमेडी है एंड दिस इज ए म्यूजिकल प्ले अटैच्ड टू पैग्मेलियन विच इज कॉल्ड माई फेयर लेडी। तो इसमें जो म्यूजिकल प्ले भी इसमें अटैच किया गया है जिसका नाम है माई फेयर लेडी। माई फेयर लेडी जिसका नाम है। आपको ये सारी चीज़ें जो पॉइंट हाईलाइट करी जाती है वो सारी याद रखनी है, और वैसे भी सारा ही जितना PDF है सारा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत शॉर्टकट करके ये वीडियोस बनाई जा रही है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप 20-20 25-25 पेज एक ही टॉपिक पे पढ़ते रहे और पता चले कि अभी तक तो एक ही राइटिंग हुई है पूरे दिन में। तो वो नहीं, हमें टारगेट जो करना है वो एक दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो राइटिंग्स है ऑथर की वो कवर करनी है। और वीडियोस देखने के बाद में स्लाइड्स को भी पॉज करके ज़रूर एक एक स्लाइड को पढ़ें, वो भी इनसे रिलेटेड होती है, थोड़ी डीप नॉलेज आपको मिल जाए और टॉपिक फिर से रिवाइज हो जाए, इसीलिए डाली जाती है। तो इग्नोर ना करें, पॉज करके पढ़ें और नोट्स साथ के साथ बनाएं। कल जो इशू था कि भाई एक बच्चे ने बताया था कि हाँ मैम आपका जो कवर पेज है वो ज़्यादा, वो मैं इसीलिए रखती हूँ कि आपको जो कभी भी हम जो देखते हैं ना व्यू, इमेज रीडिंग जो होती है वो ज़्यादा हमें याद रहती है, ना कि लिखे हुए शब्द याद रहते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि आपको इमेज रीडिंग, मतलब आप जो इमेज है उसको देख के आपको याद रहे कि हाँ इस राइटर ने ये राइटिंग लिखी है। तो उसको, क्योंकि आपको बहुत सारे उनके राइटिंग्स याद रखनी होती है, तो इसीलिए मैं बड़ा करके उसको इमेज को मैं डाल रही थी। आज से थोड़ा छोटा करके डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आप नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तो आज आपको ये इशू जो है वो छोटा करके कवर पेज में लगाऊंगी, क्योंकि इमेज भी ज़रूरी है ताकि आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड हो जाए। लिखा हुआ बहुत देर तक हमारे ज़्यादा याद नहीं रहता, उसको रटना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। और इमेज रीडिंग थोड़ा सा उससे बहुत 50% का फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आप अगर नोट्स बना रहे हो तो वो प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब दिल खुश कर दिया है कि हाँ आप नोट्स बना रहे हो। और सीक्वेंशली नोट्स बनाओगे तो बहुत आपको ना पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। फर्स्ट वीडियो से अब तक की वीडियोस की सीक्वेंशली बनाओ, सारा कवर हो जाएगा आपका मॉडर्न एज तक। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप सीक्वेंशली वीडियोस बनाएं, वो नोट्स बनाएं, तो आपको पढ़ने में एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पैग्मेलियन। तो इन्होंने जो नाम दिया है वो क्या है, म्यूजिकल प्ले इसके साथ अटैच किया है पैग्मेलियन के साथ, जिसका नाम रखा है माई फेयर लेडी। एंड द पैग्मेलियन टाइटल जो है इज टेकन फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर इन ग्रीक मिथ। तो ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर से उन्होंने लिया है। ग्रीक मिथ में क्या है, वी हैव पैग्मेलियन, उसमें भी एक पैग्मेलियन थे हु फेल इन लव विद स्कल्पचर्स। तो जिसको प्यार हो गया था किससे, स्कल्पचर से। एंड द स्कल्पचर वॉज गिवन लाइफ, और उस जो स्कल्पचर था उसको एक जिंदगी, लाइफ दे दी जाती है। एंड पैग्मेलियन लव दैट स्कल्पचर, दैट गॉड पुट लाइफ इन दैट स्कल्पचर एंड मेक इट इज़ ए लिविंग पर्सन। तो ये मिथ था कि भैया वो स्कल्पचर उसको पसंद आ गया और भगवान जी ने उसमें जान डाल दी और वो एक लिविंग क्रिएचर बन गया। ठीक है। एंड उसी तरीके से इसमें भी जो प्लॉट है वो क्या है, देख लेते हैं प्लॉट पैग्मेलियन का। लवर्स क्लास फ्लावर, इसमें क्या है, लवर्स जो लवर होता है, क्लास फ्लावर गर्ल
इलीजा डॉर्लेट नाम की एक फ्लावर बेचने वाली है हु टेक्स लेसन फ्रॉम प्रोफेसर हेनरी हिगन्स। तो वो हेनरी हिगन्स से लेसन्स लेती है एंड दिस प्रोफेसर इज़ ए वेरी वेरी लर्न मैन, और बहुत ही ज्ञानी आदमी है। एंड ही टेल हिज फ्रेंड दैट आई कैन टीच एनीबडी हु डज नॉट नो इंग्लिश। तो वो अपने एक फ्रेंड को बोलता है कि मैं तो किसी को भी इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, डजन पता भी नहीं हो अंग्रेजी क्या होती है, मैं उसको भी पढ़ा सकता हूँ। आई मेक दैट पर्सन स्पीक फ्लुएंटली। तो मैं उस इंसान को बिल्कुल ही धांसू वाली इंग्लिश बोलना सिखा सकता हूँ। एंड आई कैन वर्क ऑन दैट पर्सन सो मच दैट इफ़ यू गो आफ्टर 6 months go in a party, nobody will recognize that this particular girl will not able to speak even a single word before 6 months। अगर वो एक भी चीज़ नहीं बोलनी आती, फिर भी वो 6 महीने के बाद में मेरे से क्लास लेके अगर वो जाती है तो कोई भी पहचान भी नहीं पाएगा, अरे ये वही लड़की जो एक शब्द नहीं बोल पा रही थी, अब इतना बोल लेती है, इतना अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही है। तो उसके बारे में लिखते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ देयर इन द कैरेक्टर ऑफ हेनरी हिगन। और उनको इतना कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि मैं एक, जैसे कि उसने बोला ना पत्थर में जान डाल दी, स्कल्पचर में जान डाल दी, वैसे ही वो भी इसमें सेम उन्होंने थीम लिया है कि बिल्कुल डल पर्सन, बिल्कुल जिसको ज़ीरो है उसमें भी जान फूंक दूंगा, इंग्लिश सिखा दूंगा। हेनरी हिगन्स सेज दैट आई कैन पास ऑफ एन अपर क्लास लेडी एंड ही इज सो कॉन्फिडेंट ऑन हिज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म वर्किंग क्लास गर्ल टू सम one passes for a cultured member of a high class society। तो उसको एक cultured member of a high class society बना दूंगा, बिल्कुल ही working class girl को। and Eliza Dourlet is transformed by Henry Higgins। तो जिसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है वो कौन है? एलिजा डॉर्लेट into a girl who can speak so fluently and who can become the member of a culture हाई क्लास सोसाइटी। और उसके बाद में वो इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है, उसके बाद में वो मेंबर बन जाती है किसकी? हाई क्लास सोसाइटी की। एंड लेटर एलिजा स्टार्ट लविंग हेनरी हिगन्स। लेकिन उसके बाद में एलिजा जो है हेनरी हिगन्स से ही प्यार करने लग जाती है। बट शी फील बैड व्हेन ही सेज दैट आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन यू। लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है जब हेनरी हिगन्स बोलते हैं नहीं है भैया, नहीं, तुम मेरी चेली हो, बस मेरे को तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। और लास्ट में जो एलिजा डॉर्लेट होती है वो और किसी से शादी कर लेती है। तो ये इसकी स्टोरी थी जो आपको याद रखनी है। मेन कैरेक्टर्स, माय फेयर लेडी, इसमें एक म्यूजिकल प्ले है जो अटैच किया गया है। तो आज हमने इनके 10 प्लेस कंप्लीट कर लिए हैं। कल हार्ट ब्रेक हाउस कल की वीडियो में करेंगे। अभी मैंने इनको चेक नहीं किया है क्योंकि काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं मिस्टेक्स आपको दिक्कत करे, आपको गलत पढ़ाऊँ। तो इसीलिए जो पहले मेरे को पता नहीं था कि मिस्टेक्स मैंने कई वीडियोस में मेरी आ गई है, तो इसके बाद में अब मेरे को चेक करे बिना कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करनी है। तो अभी मेरा ये रहता है, तो मैं इसको चेक करके कल इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी जो इनके आगे की राइटिंग्स है। तो थैंक यू। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी जुड़े हमारे साथ, और एक हौसला मिलता है जब कोई जुड़ता है कि हाँ इतने सारे हो गए हम, इतना मतलब क्लास में अगर एक बच्चा हो तो किसी का पढ़ाने का मन करता है, नहीं बहुत सारे बच्चे हो तो और ज़्यादा मन करता है और इंटरेस्ट आता है। तो वही हमारे साथ भी है। तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि आप बच्चों, आपका जो लिंक है आप जैसे बच्चों के साथ है जो पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही एक हौसला मिलता है कि हाँ मुझे सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे चाहिए अपने चैनल पे। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी वीडियोज़ देखें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर किया करें। और कोई डाउट हो तो मोटिवेशन के लिए भी आप कमेंट करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।